हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं सुधा गुप्ता, एसकेवी मैगजीन रोड से आपकी एसएसटी की टीचर। आज हम लोग वर्कशीट नंबर 71 यानी 71 करने वाले हैं। ये वर्कशीट आपकी 29 दिसंबर 2020 के लिए दी गई है, जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया है। आज हम पुनरावृत्ति करने वाले हैं आपके चैप्टर भूगोल की, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। और इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, 1 मार्क वाले क्वेश्चन, यानी 1 अंक में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो देखे थे। आज हम 3 अंक और 5 अंक में जितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो देखेंगे। देखिए, पहले आपको 1 से लेकर 5 तक वो प्रश्न दिए गए हैं जिनका आपको उत्तर देना है। इसके बाद आपको एक स्रोत आधारित प्रश्न दिया गया है। स्रोत आधारित मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपको एक पैसेज दिया जाता है, उस पैसेज को पढ़कर उसी में से आपको उत्तर देना होता है। तो देखिए, प्रश्न में बोला है संसाधन क्या है, इसके वर्गीकरण पर नोट लिखिए। मृदा निर्माण कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, मृदा वाला चैप्टर में, ठीक है। उन पर्यावरण समस्याओं का वर्णन कीजिए जो संसाधनों के अति उपयोग से सामने आ सकती हैं। पर्यावरण क्षति से होने वाले नुकसान सभी के लिए राजकीय या राष्ट्रीय सीमाओं का ध्यान नहीं करते। और 5th क्वेश्चन में बोला है भू संरक्षण की समस्या को हल करने के उपाय बताइए। एक एक करके सभी उत्तर को हम देखेंगे। देखिए, पहले प्रश्न में बोला था संसाधन क्या है, इनके वर्गीकरण पर एक नोट लिखिए। तो संसाधन क्या होता है, संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है, ठीक है। जो भी हमारे इच्छाओं को या हमारे काम को आसान करे वो सभी संसाधन हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए काम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिसके बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी है और जिसका इस्तेमाल सांस्कृतिक रूप से मान्य है। तो ये संसाधन की एक प्रॉपर परिभाषा है कि जिसको बनाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है और जिसको बनाना सांस्कृतिक रूप से मान्य है, तो वह एक संसाधन है। ये हो गया संसाधन। अब इसके वर्गीकरण पर नोट लिखिए। तो संसाधनों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जा सकता है। देखिए, आप इस उत्तर को चाहे जितना मर्जी उतने अंक में लिख सकते हैं। मैंने आपको मेन बता दिया। वर्गीकरण के लिए आपका एक चार्ट दिया जाता है, इसको अलग अलग आधार पर हम वर्गीकृत क्या कर सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव, अगर आप इस आंसर को और बड़ा करना चाहें तो जैव अजैव संसाधन की परिभाषा लिख दीजिए। जैव संसाधन कौन से होते हैं, वे सभी संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त होता है वो जैव संसाधन होते हैं, जैसे कि मानव, पेड़ पौधे। अजैव संसाधन वो सभी संसाधन जो निर्जीव होते हैं, जैसे कि पत्थर, पानी, वायु, ठीक है। समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय, अनवीकरणीय, यानी कि जो समाप्त जल्दी हो जाएंगे और जो नहीं होंगे, जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, ठीक है। ये सारे नवीकरणीय। अनवीकरणीय कौन से होंगे, जो हमारे होंगे कोयला, पेट्रोलियम। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ऐसे संसाधन जैसे कि जो आपके हैं, ठीक है, पर्सनल हैं। सामुदायिक यानी जो किसी समुदाय के हैं, जैसे पार्क हो गया। राष्ट्रीय जो देश के हैं, और अंतर्राष्ट्रीय जो संपूर्ण पूरे विश्व के हैं, ठीक है। तो ऐसे संसाधन हो गए। विकास के स्तर पे आधार पर संभावी, विकसित भंडार और संचित कोष, जिसे हम संभाल के रखते हैं भविष्य में यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग हो गए आधार पर। अब आप चाहें तो इनकी भी परिभाषा लिख के इस उत्तर को और बड़ा लिख सकते हैं, 3 पेज 4 पेज, जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। ये इसका बेसिक वर्गीकरण होता है। मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, स्पष्ट कीजिए। मृदा निर्माण के प्रमुख कारक हैं जनक सामग्री, मतलब कि जिससे वो मिट्टी बनी हुई, चट्टानों से टूटकर मिट्टी बनती है ना, तो जनक सामग्री। उच्चावच, वनस्पति, जलवायु तथा अन्य जीव रूप और समय, यानी कितने टाइम में वो मिट्टी बनी है, कौन कौन से जीव रूप उसमें शामिल हुए हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं, जलवायु कैसी है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं मृदा, ये सारे मृदा के कारक हैं। इसके अतिरिक्त मानवीय क्रियाएं भी पर्याप्त सीमा तक प्रभावित करती हैं जो हम एक्टिविटी करते हैं। मृदा के घटक क्या क्या होते हैं, खनिज, कण, ह्यूमस, जल और वायु, ये सारे क्या होते हैं, कण होते,
मृदा के हमारे घटक होते हैं। प्रश्न 3 में आपसे बोला था उन पर्यावरण समस्याओं का वर्णन कीजिए जो संसाधनों के अति उपयोग से सामने आ सकते हैं। अगर आप संसाधन का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं किसी संसाधन का, तो क्या समस्याएं सामने आ सकती हैं। इस प्रश्न को कई प्रकार से पूछा जा सकता है, जैसे कि संसाधनों का अति दोहन क्या समस्याएं उत्पन्न कर सकता है या क्या उसका परिणाम होगा। इस तरीके से कई तरह से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो संसाधनों के अति उपयोग से निम्नलिखित समस्याएं आ सकती हैं। पहले आप ऐसे लिखेंगे, अत्यधिक वन उन्मूलन, जब आप अत्यधिक शोषण करते हैं यानी बहुत सारे वनों को काटते हैं। भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों का अभाव, जो संसाधन आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे अगली जनरेशन के लिए वो बचेगा नहीं। अत्यधिक संसाधन दोहन के कारण भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक समस्याएं या आपदाएं। आप बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, जैसे कि कोयला या भंडार जो है उसे खोद खोद के निकालते हैं ज़मीन को, तो उसकी वजह से क्या होता है, प्लेटों में हलचल होती है, जिसकी वजह से भूकंप और बाढ़ का भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है। और मानवता के लिए संकट, यानी कि जो इंसान की लालच है ना वो कभी समाप्त नहीं होता। तो हम और ज़्यादा पाने की इच्छा में, और ज़्यादा पाने की इच्छा में, इसकी वजह से जो मानवता है वो समाप्त होती जाएगी। तो ये सारे खतरे हैं जो अत्यधिक संसाधनों का उपयोग करने से उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये आपका उत्तर 2 और 3 हो गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देख लेते हैं। 4 में बोला है पर्यावरणीय क्षति से होने वाले नुकसान कभी भी राज्यीय या राष्ट्रीय सीमाओं का ध्यान नहीं करते। कथन की व्याख्या उदाहरण सहित करिए। बोल रहे हैं कि देखिए कोई भी अगर नुकसान होगा ना पर्यावरण को, तो वो एक राज्य या एक राष्ट्र तक सीमित नहीं होता है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो पर्यावरणीय क्षति यानी पर्यावरणीय नुकसान से होने वाला नुकसान कभी भी राज्यीय या राष्ट्रीय सीमाओं तक को ध्यान में नहीं करते, वरन संपूर्ण जीव प्रजाति को इसका भुगतान करना पड़ता है। ठीक है। कोई अगर नुकसान होगा तो ऐसा नहीं कि केवल अमेरिका में होगा या केवल भारत में होगा, उसका जो नुकसान है उसकी भरपाई संपूर्ण विश्व को करनी पड़ती है। उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो उदाहरण है ओजोन परत का क्षरण। ओजोन परत का क्षरण पता है कि कुछ देश ने उसमें कोई योगदान नहीं और कुछ देशों का उसमें बहुत ज़्यादा योगदान है। क्यों? बहुत ज़्यादा उन्होंने औद्योगिकरण किया, बहुत ज़्यादा उद्योग लगाए, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाया। ठीक है, उससे ओजोन परत का हुआ। लेकिन जो उसका नुकसान हुआ, जब यूवी रेज धरती पे आएंगी तो वो ये नहीं देखेंगी कि ये भारत है और ये अमेरिका है, वो सभी पे बराबर का प्रभाव डालेगी। ओजोन परत का क्षरण भले ही कुछ देशों तथा कुछ समूहों के अत्यधिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से अत्यधिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने से हुआ है, किंतु इससे होने वाला नुकसान संपूर्ण मानव जाति को भुगतना पड़ता है। ठीक है। दूसरा, इसी प्रकार वैश्विक तापन यानी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या है, ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो केवल इंडिया के नहीं सब जगह होंगे। बढ़ने के कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़े जा रहा है। ये किसी राज्य और राष्ट्र तक सीमित नहीं है, इसका नुकसान संपूर्ण जीव, ठीक है, जीव प्रजाति को भुगतना होगा। तो ये 2 उदाहरण हैं जिससे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये कोई राष्ट्र या राज्य की सीमा तक पर्यावरण नुकसान सीमित नहीं रहता। आगे देख लेते हैं। भू संरक्षण की समस्याओं को हल करने के लिए उपाय बताइए। तो भू संरक्षण की समस्याओं को हल करने के उपाय इस प्रकार हैं। नंबर 1, भूमि तथा इसके उत्पादों के निक्षेपण को रोकने तथा नियंत्रित करने के लिए उचित भू संरक्षण पद्धतियों तथा इंजीनियरिंग ढांचे का प्रयोग किया जाए। ठीक है, कि हम ऐसे पद्धति और ऐसे टेक्निक का यूज़ करें जिससे नुकसान कम हो। दूसरा, खेतों में खूंटी तथा ठूंठ छोड़ना और मृदा पर वनस्पतियों के सघन आवरण को बनाए रखना। ठीक है, खूंटी ऐसे लगाने से क्या होगा कि वहाँ पर हमें और बहुत ज़्यादा आवरण यानी कि घास जैसी चीज़ें उगा के रखना, यानी कि वहाँ से मिट्टी का कटाव ना हो पाए। मृदा नमी की सुरक्षा करना, जो मिट्टी की नमी है वो पूरी तरह से सूख ना पाए इसलिए सुरक्षा करना, एवं हानियों को रोकने के लिए जुताई विकसित ढंग से करना। और जुताई इस तरीके से करें कि बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट भी ना हो और हमारा जो है मृदा में नमी बनी रहे। तो ये आपके उत्तर नंबर 5 हो गए। ये सारे प्रश्न थे 3 से 5 अंक में। अब आपको स्रोत आधारित प्रश्न दिया हुआ है। एक स्रोत दिया हुआ है, पहले मैं आपको ये रीड करके बता देती हूँ। ठीक है,
नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए गए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। अगर आप संसाधनों का सही प्रयोग करना चाहते हैं तो नियोजन यानी कि प्लानिंग करना ज़रूरी है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यानी भारत ऐसा देश है जहां संसाधन बहुत पाए जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा विभिन्नता है, ये और भी अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ तरह तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरी तरफ संसाधनों की कमी है। मतलब ऐसे ऐसे राज्य है कि कहाँ एक चीज़ तो वहाँ भरी पड़ी है, दूसरे चीज़ की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरण स्वरूप झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयलों के प्रचुर भंडार हैं। ये वैसे राज्य हैं जहाँ पे हमारे खनिज और कोयला सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं पर मूल विकास नहीं है। जो अरुणाचल प्रदेश है यानी एपी है तो वहाँ पे जल पाया जाता है लेकिन बाकी चीज़ें नहीं है। इसके अलावा राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा हमारी बहुत ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे जल संसाधन की कमी है। लद्दाख शीत मरुस्थल है, अलग है ये बाकी राज्यों से, पर यहाँ पे सांस्कृतिक विरासत है और यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक, स्थानीय स्तर पर संतुलन संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। तो हमें संसाधन नियोजन की प्लानिंग करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब आपसे प्रश्न पूछे गए हैं 4। संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? ठीक है। लद्दाख की विशेषता, भारत के किन किन प्रदेशों में कोयला और खनिज पाए जाते हैं और भारत में कहाँ जल नहीं पाया जाता है। और कोविड के संदर्भ में संदेश है कि आपको पानी से और साबुन से हाथों को धोते रहना है। इसके बाद देखिए स्रोत आधारित में आपके पहले प्रश्न को बोला है संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। तो राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलन बनाए रखने के लिए संसाधन नियोजन आवश्यक है। दूसरा, लद्दाख की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। लद्दाख एक शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है परंतु यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, यानी हमारा कल्चर, सांस्कृतिक विरासत बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाई जाती है। तो ये आपके दोनों प्रश्न हो गए। तीसरे प्रश्न में बोला है भारत के किन प्रदेशों में खनिज एवं कोयला के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। तो झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो जो ये वाला रीजन होता है यहाँ पे आपके झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खनिज और कोयला के भंडार पाए जाते हैं। भारत के किस प्रदेश में जल संसाधन का व्यापक अभाव है। तो राजस्थान में आप सभी जानते हैं जल संसाधन का अभाव है क्योंकि वहाँ रेगिस्तान होता है। तो ये 3 और 4